आइए खबरों को देखते हैं विस्तार से। तो कहीं हिंदू लड़की और मुस्लिम लड़के के कोर्ट मैरिज पर मचा बवाल, तो कहीं मुस्लिम लड़की से शादी करने वाले हिंदू लड़कों का सिर कलम करने की धमकी। संस्कार थानी जबलपुर में माहौल गर्म है। हाल ही में एनआईए के छापों में आईएसआईएस के इस शहर से जुड़े तार और बड़ी साजिशों का खुलासा हुआ था, जिसमें ग़ज़वाए हिंद का एक उद्देश्य भी शामिल है। और अब लगातार ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं। देखिए ये रिपोर्ट। देश के कोने कोने में लव जिहाद पर बवाल मचा है। महानगरों से लेकर छोटे शहरों तक गली गली लव जिहाद के मामले चौंका रहे हैं। हाल ही में जब एनआईए ने जबलपुर में छापा मारा था और कुछ संदिग्धों को आईएसआईएस से संबंध होने के आरोप में गिरफ्तार किया था, तब कई चौंकाने वाले खुलासे हुए थे। ग़ज़वाए हिंद की साजिश, हिंदू लड़कियों को टारगेट करने का प्लान और इस नापाक इरादे को अंजाम देने के लिए युवकों की ट्रेनिंग। जबलपुर से ऐसी साजिशों की खबर ने ही लोगों को हैरान कर रखा है। और ऐसे में हिंदू लड़की और मुस्लिम लड़के के कोर्ट मैरिज का नया बवाल अब खड़ा हो चुका है। मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट पर 3 गवाहों ने दस्तखत भी किए, लेकिन मैरिज रजिस्ट्रेशन से पहले इसकी सूचना लड़की की माता पिता को नहीं दी गई। ये हमारी लड़की को पहला फुसला कर वो ले गए लड़का। क्या नाम था लड़के का? फयाज खान। और हमारी लड़की का पता नहीं चला, फिर हम लोग ने ढूंढा उसको। मेरी लड़की को वो पहला फुसला के ले गए, हम लोग को पता ही नहीं चला। मतलब जान से मारने की धमकी दी गई। शादी का जो कार्ड है वो आपका नाम लिख के आ रहा है, वो आपकी सहमति है? वो कार्ड नहीं, हम लोग की कोई सहमति नहीं। शादी के कार्ड में मेरी कोई सहमति नहीं रही। हम लोग को पता ही नहीं था। कल जब हम लोग ने व्हाट्सएप अभी बेटी कहाँ है आपकी? तब फिर हम लोग को पता। आप लोगों को जानकारी? आपने गुमशुदगी की दर्ज कराई, रिपोर्ट वगैरह कुछ दर्ज कराई? नहीं, आज फिर सब इकट्ठे हुए। और शादी जो उन्होंने की है कोर्ट में, उसकी जानकारी थी आपको? हम लोग को कार्ड में जो नाम दिया गया उसमें आपकी सहमति थी? हम लोग की कोई सहमति नहीं। लड़की के घर वालों और हिंदू संगठनों का आरोप है कि लड़की को बहला फुसलाकर धर्मांतरण की साजिश रची गई। इस सनसनीखेज मामले में पुलिस ने अब जांच शुरू कर दी है। सबसे बड़ा सवाल है, मैरिज रजिस्ट्रेशन की जानकारी लड़की के परिजनों को क्यों नहीं दी गई? ये विश्व हिंदू परिषद के नेताओं के द्वारा एक जो है शिकायत की जा रही है। एक ज्ञापन देने के लिए वो पुलिस कार्यालय में उपस्थित हुए हैं, तो उस पर जो है जांच की जाएगी और वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। जबलपुर में बवाल सिर्फ चोरी चुपके कोर्ट मैरिज तक सीमित नहीं है, बल्कि सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल हो रहा है, जिसमें करीम खान नाम के युवक ने मुस्लिम लड़कियों से शादी करने वालों के सिर काटने की धमकी दी है। करीम खान ने एक व्हाट्सएप ग्रुप में 3 लड़कियों की फोटो शेयर करते हुए लिखा था कि ये तीनों लड़कियां गैर मुस्लिम लड़कों से शादी करने जा रही हैं, इसीलिए उन्होंने एसडीएम कोर्ट में आवेदन दिया। इन्हें रोकना होगा, वरना इनसे शादी करने वालों का सिर कटेगा। पोस्ट के वायरल होते ही पुलिस अधीक्षक ने संज्ञान लिया और करीम को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। व्हाट्सएप पर एक मैसेज चलाया जा रहा था जिसमें कुछ युवतियों के फोटो थे और उनके प्रति गलत तरीके का एक मैसेज चलाया जा रहा था, जिस पर साइबर सेल के द्वारा उसको चिन्हित किया गया और उसको ओमती थाने के द्वारा गिरफ्तार किया गया है और जेल में निरुद्ध कराया गया है। बहरहाल लव जिहाद पर बवाल जारी है। देश भर में मामले बढ़ते जा रहे हैं। लोगों के जहन में सवाल है कि क्या ग़ज़वाए हिंद की साजिश का पहला स्टेज लव जिहाद है? पवन पटेल, न्यूज़ 18 जबलपुर। दमोह के एक स्कूल में हिंदू छात्राओं के हिजाब पहनी तस्वीर ने सियासी पारा हाई कर दिया। स्कूल के संचालक ने इसे स्कार्फ बताया था और प्रशासन भी क्लीन चिट दे चुका था, लेकिन अब खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान नाराज हैं। सीएम ने दमोह के कलेक्टर को पूरी जांच करने के आदेश दिए। दमोह के हिजाब मामले में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के बाद अब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी नाराजगी जताई है। उन्होंने दमोह कलेक्टर को पूरे मामले की जांच करने के निर्देश दिए हैं। दरअसल दमोह के गंगा जमुना हायर सेकेंडरी स्कूल प्रबंधन पर हिंदू छात्राओं को हिजाब पहनाने का आरोप लगा है। छात्राओं के परीक्षा परिणाम का एक पोस्टर लगा था जिसमें हिंदू छात्राओं को हिजाब पहने दिखाया हुआ है।
इस मामले ने सांप्रदायिक रूप ले लिया है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बुधवार को जांच के आदेश दिए थे। बुधवार को ही हिंदूवादी संगठनों ने भी कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की थी। अब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी कलेक्टर को जांच के निर्देश दिए हैं। किसी भी बेटी को ये कोई स्कूल बाध्य नहीं कर सकता कि वो कोई ऐसी चीज पहने जो उनकी परंपरा में नहीं है। मामला मेरे संज्ञान में आया है दमोह के एक स्कूल का, और मैंने जांच के निर्देश दिए हैं और जांच के बाद तथ्यों के आधार पर फिर हम कार्रवाई करेंगे। छात्राओं के परीक्षा परिणाम के पोस्टर में स्कूल में पढ़ने वाली छात्राओं ने हिजाब की तरह दिखने वाला कपड़ा अपने सिर पर लपेटा हुआ है। पूरा विवाद इसी कपड़े को लेकर शुरू हुआ। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने मामले की गंभीरता को देखते हुए उन्होंने कहा कि दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होगी। ये घटना शर्मसार करने लायक है और मैं जिला प्रशासन ने वो फिर से उसको संज्ञान में लिया है और प्रदेश के गृह मंत्री जी ने संज्ञान में लिया है, इसलिए मैं गृह मंत्री जी का आभारी हूँ। लेकिन चूंकि ये घटना दमोह की है तो ये बात आप समझ लेनी चाहिए कि जितनी भी सख्त कार्रवाई हो सकती है प्रबंधकों पर, इस आयोजन के पीछे जिनकी ये गंदी मानसिकता है उनको नहीं बख्शा जाना चाहिए। कई बार हम छोटे कर्मचारियों पर कार्रवाई करके मुक्त हो जाते हैं और इसलिए मैं फिर से मध्य प्रदेश के गृह मंत्री का धन्यवाद करता हूं और उनसे यही चाहूँगा कि इस मंशा के पीछे जो लोग हैं उनको नहीं बख्शा जाना चाहिए, ये जरूर मैं कहूँगा। स्कूल प्रबंधन ने सफाई में कहा कि इस स्कार्फ को हिजाब समझा जा रहा है, ऐसा नहीं है। ये स्कूल की यूनिफॉर्म का एक हिस्सा है। स्कूल के सभी बच्चे पहन सकते हैं, लेकिन किसी पर कोई दबाव नहीं है। जबकि हिंदू संगठनों का ये आरोप है कि हिंदू लड़कियों को जानबूझकर हिजाब पहनने पर मजबूर किया जा रहा है। बहरहाल प्रशासन ने एक बार फिर जांच शुरू कर दी है, जिसकी रिपोर्ट गृह मंत्रालय को भेजी जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। इधर छत्तीसगढ़ बीजेपी में उत्साह की लहर है। दरअसल 300 नामचीन हस्तियों ने बीजेपी की सदस्यता ले ली है। बीजेपी इसे बड़ी उपलब्धि बता रही है और पार्टी ये मान रही है कि चुनाव में इसका फायदा होगा, लेकिन कांग्रेस ऐसा नहीं मानती। सीएम भूपेश बघेल निशाना साध रहे हैं। 2023 के दंगल के लिए पार्टियां अपना दम बढ़ाने में जुटी हुई हैं। कांग्रेस ने हाल ही में नंदकुमार साय को अपने पाले में किया था और अब बीजेपी की बारी है। प्रदेश प्रभारी ओम माथुर, प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव, पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह जैसे दिग्गजों की मौजूदगी में 300 नामचीन हस्तियां बीजेपी में शामिल हुईं। इनमें पद्मश्री राधेश्याम बारले, अभिनेता पद्मश्री अनुज शर्मा, पूर्व आईएएस राज्यपाल सिंह त्यागी शामिल हैं। देखिए, मैं बहुत पहले से भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रचार करता आया हूं और मुझे और मेरे जो फॉलोअर्स हैं, जो मेरे फैंस हैं, जो मेरे आसपास के लोग हैं, जो मेरे शुभचिंतक हैं, उन सभी ने भी कहा और मुझे ऐसा लगा कि एक बेहतर माध्यम है। राजनीति के जरिए आप छत्तीसगढ़ की सेवा कर सकते हैं, तो मैंने तय करके रखा है कि छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ी और छत्तीसगढ़ियों के लिए मैं राजनीति में आया हूँ। बहुत दिनों से लगा था भारतीय जनता पार्टी की वजह से काम कर रहे थे, लेकिन जब से पद्मश्री मिला है माननीय मोदी जी के विचारों से हम प्रसन्न हैं। क्या उम्मीदें हैं आगे? क्या आप विधानसभा का चुनाव भी लड़ेंगे अगर पार्टी कहेगी? देखिए, हम कार्यकर्ता बन के काम करेंगे, जैसे हाईकमान आदेश करेंगे उसके हिसाब से काम करेंगे। इन जानी मानी हस्तियों के पार्टी में शामिल होने पर बीजेपी उत्साहित है। पार्टी के प्रदेश प्रभारी ओम माथुर ने इसे प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनने का संकेत बताया। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने कहा कि समाज पर इसका सीधा असर होगा और चुनावों में बीजेपी को इसका फायदा मिलेगा। कुल मिलाकर इतनी बड़ी संख्या में ऐसे बड़े लोकप्रिय लोग जो ज्वाइन करे, इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी 23 में पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। समाज के सभी वर्ग के लोग आए हैं। पद्मश्री अनुज शर्मा के साथ साथ पद्मश्री बारले जी, मरार समाज के नायक जी, सैकड़ों साथियों सहित आए हैं। तो एक समाज में इसका सीधा असर होगा और भारतीय जनता पार्टी के प्रति जो रुझान पूरे प्रदेश में और देश में है,
मोदी जी के काम से, तो निश्चित रूप से 2023 और 24 में बहुत बड़ा इसका असर पड़ेगा। बीजेपी खेमे में खुशी की लहर है। चुनावी साल में पार्टी इसे बड़ी सफलता के तौर पर देख रही है। सीएम भूपेश बघेल ने इस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अनुज शर्मा तो पहले से ही उनके साथ थे, अब बीजेपी में शामिल हुए हैं। वो पहले उन्हीं के साथ थे, अनुज शर्मा तो उन्हीं के साथ थे। वो तो वैसे ही बैठे रहते थे रमन सिंह जी के चिरंजीव के साथ, उनसे दोस्ताना संबंध थे और वहीं मुख्यमंत्री निवास में बैठे रहते थे। तो आज चले गए तो कौन सी बड़ी बात। बीजेपी को चुनावी साल में अलग अलग क्षेत्रों की हस्तियों का साथ मिल रहा है। पार्टी को इसका कितना फायदा चुनाव में मिलेगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन फिलहाल बीजेपी के लिए ये खुश होने की वजह है। हालांकि कांग्रेस इसे बड़ी उपलब्धि नहीं मान रही। छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय रामायण महोत्सव का आगाज हो गया। दंडकारण्य में अरण्य कांड की गूंज सुनाई दे रही है। रायगढ़ में आयोजित 3 दिवसीय रामायण महोत्सव के दौरान रामायण की गाथा न सिर्फ देश के भीतर बल्कि विदेश में भी सुनाई देगी। इस भव्य आयोजन में 12 राज्यों की मंडलियां प्रस्तुतियां देंगी। इसके साथ ही साथ कंबोडिया और इंडोनेशिया के दल भी इसमें शामिल हो रहे हैं। दंडकारण्य में अरण्य कांड की गूंज सुनाई दे रही है। समूचा रायगढ़ राममय हो चुका है। जी हां, रायगढ़ में 3 दिवसीय रामायण महोत्सव की भव्य शुरुआत हो चुकी है। सीएम भूपेश बघेल ने खुद महोत्सव का शुभारंभ किया। वनवास के दौरान दंडकारण्य में प्रभु श्री राम ने सबसे ज्यादा वक्त बिताया था, इसीलिए महोत्सव अरण्य कांड पर केंद्रित रहेगा। महोत्सव के दौरान प्रतिदिन हनुमान चालीसा का सामूहिक पाठ होगा। संगीतमयी रामायण की प्रस्तुति के साथ ही प्रसिद्ध भजन गायक कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएंगे। रायगढ़ के ऐतिहासिक रामलीला मैदान में रामायण महोत्सव का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। आयोजन की सबसे खास बात यह है कि इसकी थीम रामायण के अरण्य कांड पर आधारित है। कार्यक्रम के मंच को अरण्य कांड की थीम पर ही सजाया गया है। इस महोत्सव में अरण्य कांड पर आधारित राम कथा की प्रस्तुति राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मंडलियों के द्वारा दी जाएगी। अरण्य कांड तुलसीदास जी के रामचरितमानस और वाल्मीकि रामायण का ऐसा हिस्सा है जिसमें भगवान राम के वनवास के दिनों का जिक्र है, जिसमें माता सीता और लक्ष्मण जी ने भी उनके साथ वनवास किया था। इस महोत्सव में इंडोनेशिया और कंबोडिया के रामायण दलों के द्वारा मंचन होगा। कंबोडिया के अंकोर वाट मंदिर और इंडोनेशिया के जावा के मंदिरों में रामायण के रूपों का अंकन किया गया है। इसी के साथ इन्हें ललित कलाओं में भी प्रस्तुत किया गया। रामायण महोत्सव के दौरान दक्षिण पूर्व एशिया के इन देशों में रामायण के प्रचलित रूपों की झलक देखने को मिलेगी। राम कथा की बहुत सुंदर प्रस्तुति भारत के अलग अलग राज्यों में अलग अलग कला रूपों में होती है। विभिन्न राज्यों में कुछ रामायण मंडलियों ने अपनी खास प्रस्तुति से अपना अलग मुकाम बनाया है। अरण्य कांड पर इनकी भव्य प्रस्तुति का आयोजन सबसे खास रहने वाला है। इस महोत्सव में लगातार 3 दिनों तक हनुमान चालीसा का पाठ होगा। महोत्सव के आखिरी दिन केलो महाआरती और दीपदान का भी आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम की शुरुआत हनुमान चालीसा के पाठ से होगी। हनुमान चालीसा का पाठ स्थानीय कलाकारों और पुरोहितों के द्वारा किया जाएगा।
इस मौके पर विदेशी और अंतर्राज्यीय कलाकारों का मार्च पास्ट भी देखने को मिलेगा। रायगढ़ से न्यूज 18 के लिए हरपाल सिंह खूंटे की रिपोर्ट। जिस उम्र में बच्चे चॉकलेट टॉफी के लिए लड़ाई लड़ते रहते हैं, स्कूल जाने में झिझकते हैं और झिकझिक करते हैं, उसी उम्र में एक बच्ची अपने हुनर की बदौलत इंटरनेट सेंसेशन बन गई है। दुनिया भर में उसकी तारीफ हो रही है। हम बात कर रहे हैं हरियाणा के पंचकुला की 8 साल की अर्शिया गोस्वामी की, जो अपने शानदार वेट लिफ्टिंग स्किल से छा गई है। देखिए जरा। मीराबाई जानू के बारे में तो हम सभी जानते हैं, लेकिन आज हम आपको देश की सबसे युवा वेट लिफ्टर से मिलाने जा रहे हैं, जो महज 8 साल की उम्र में 60 किलो वजन उठाकर सबको हैरान कर रही हैं। जी हाँ, जिस उम्र में बच्चे टॉफी चॉकलेट में उलझे रहते हैं, उस उम्र में पंचकुला की अर्शिया गोस्वामी दुनिया भर में मशहूर हो रही हैं। महज 8 साल की अर्शिया 60 किलो वजन आसानी से उठा लेती है। उसके इस असाधारण प्रदर्शन ने प्रोफेशनल वेटलिफ्टर्स को भी हैरान कर दिया है। अर्शिया की वेटलिफ्टिंग का वीडियो जब सोशल मीडिया पर आया तो लोगों के होश उड़ गए। लोग कहने लगे कि एक दिन भारत को अर्शिया पर गर्व होगा। हैरानी की बात यह है कि अर्शिया सिर्फ 5 साल की उम्र से वेटलिफ्टिंग कर रही है। कैसे शुरुआत हुई? जब मैं 5 इयर्स की थी तब मैं घर पे प्रैक्टिस करती थी। मेरे पापा और मेरी मम्मा पहले थोड़ा थोड़ा करते थे, पर फिर मैं भी लग गई साथ में। उसके बाद मेरे पापा ने कहा कि हम अगर तू इतना ही अच्छा कर रही है तो हम जिम जाते हैं और वहाँ पर भी ऐसे ही करेंगे। फिर धीरे धीरे वेट बढ़ता गया, मीन्स कि 2 kg 1 kg बढ़ता गया। तो मैं क्लीन एंड जर्क 30 kg करने लगी और स्नैच 24 और डेडलिफ्ट पावर लिफ्टिंग में 60 kg और क्लीन एंड जर्क और स्नैच वेट लिफ्टिंग में। अर्शिया जब सिर्फ 6 साल की थी तो 45 किलो वजन उठाकर सबसे कम उम्र में डेडलिफ्ट करने का रिकॉर्ड बनाया था। उनकी इस असाधारण उपलब्धि को इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया। अर्शिया का कहना है कि ओलंपिक पदक विजेता मीराबाई जानू उसकी प्रेरणा है। हालांकि अर्शिया को वेटलिफ्टिंग को बढ़ावा पेरेंट्स से मिला है। मॉर्निंग में 2.5 से 3 घंटे होती है इसकी ट्रेनिंग और इवनिंग में इसकी 3.5-4 घंटे इसकी इवनिंग में भी होती है ट्रेनिंग। तो ये रहता है इसका ट्रेनिंग शेड्यूल। तो जिस प्रकार से उम्र कम है इसकी और इतना हैवी वेट जो है उठाती है तो क्या किसी तरह से कोई फिजिकल प्रॉब्लम कभी आई है? डॉक्टर से कभी सलाह की है इस मामले के लिए? नहीं, ऐसा फिजिकल कोई प्रॉब्लम नहीं आई और डॉक्टर से सलाह करने की ऐसी कोई ज़रूरत नहीं पड़ी। यही है इंडिया में मिथ है कि वेट ट्रेनिंग करने से ऐसी चीज़ करने से हाइट रुक जाएगा। तो ऐसा कुछ है नहीं कि हाइट रुक जाएगी, हाइट वगैरह नहीं रुकती है। ठीक है, ये तो मिथ है हमारा कि हाइट रुक जाएगी या फिर कोई फिजिकल कोई इंजरी हो जाएगी। ऐसा नहीं है, बिल्कुल सेफेस्ट स्पोर्ट है, कुछ नहीं है। अर्शिया को वेटलिफ्टिंग बहुत पसंद है और वो इसका भरपूर आनंद लेती है। देश की सबसे कम उम्र की इस वेटलिफ्टर की तमन्ना है कि एक दिन भारत के लिए ओलंपिक्स में गोल्ड जीत कर आए। अर्शिया है 8 साल की और 8 साल की एक छोटी उम्र में जो है करीब 60 किलो का जो है वेट ये उठाने का रिकॉर्ड इस छोटी लड़की ने किया है और साथ ही आगे देश के लिए मेडल लाने की ये बात कर रही है। उन्होंने कहा है कि भविष्य में वो देश के लिए मेडल लाना चाहती हैं, देश का नाम रोशन करना चाहती हैं। पंचकुला से न्यूज़ 18 के लिए तारा ठाकुर की रिपोर्ट। बुरहानपुर की बात, जहां के किसानों की महीनों की मेहनत पर चंद मिनटों के आंधी तूफान ने ऐसा कहर बरपाया कि किसान खून के आंसू रो रहा है और सरकार की तरफ मदद की आस से देख रहा है, क्योंकि फसल बीमा बंद होने के चलते उसे उसका फायदा भी नहीं मिल रहा। हर साल, जी हां, हर साल की तस्वीर है ये।
बुरहानपुर और उसके आसपास के केला किसान हर बार मुसीबत से न केवल दो चार होते हैं बल्कि भारी नुकसान भी उठाते हैं। लेकिन अब किसानों ने चुनावी साल में तय किया है कि अगर उनकी फिक्र नहीं की गई तो वे भी वोट नहीं देने वाले। पिछले माह हुई आंधी तूफान से और प्राकृतिक आपदा से किसानों के घाव अभी भरे ही नहीं थे कि इस बार फिर बुरहानपुर जिले के केला उत्पादक किसानों पर जो है प्राकृतिक आपदा ने कहर ढाया है। हमारे पीछे आप देख सकते हैं कि किस तरह से किसानों की केला फसल जो है वो क्षतिग्रस्त हो गई है। केले के फल जो है वो जमीन पर जो है वो टिके हुए हैं, जिससे वो खराब हो चुकी है। फसल टूटकर पूरी तरह से तबाह हो चुकी है। हमारे साथ में यहाँ के केला उत्पादक किसान मौजूद है। जी बताइए कि किस तरह से केला फसल आपकी बर्बाद हुई है? मैं सूरज चंपालाल, मेरा पूरा 100% नुकसान हो चुका है। मैं चाहता हूँ कि मेरा जो भी है, मेरा जल्द से जल्द शासन से, प्रशंसा से ये प्रयत्न करता हूँ कि मेरा कुछ भी हो, मेरा जो भी है वो आप। कितनी फसल है आपकी? है मेरी 5000 के लिए सर, और मेरे बाजू वाले की 5000 के लिए है। हमारी फसल तबाह हो चुकी है सर। हम प्रशासन से यही निवेदन कर रहे हैं कि हमारी जो भी आप मदद कर सकते हो उस हिसाब से हम आपसे हम निवेदन कर रहे हैं कि आप हमारे जो भी हिसाब से मदद कर सकते हो वो करो। क्यों कि हमारी फसल पूरी बर्बाद हो चुकी है। भाई के लड़की की शादी है, अब उनकी लड़की की शादी वो कैसे करेगी? हर साल होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए मौसम आधारित फसल बीमा की दरकार है, ताकि किसानों की मेहनत खराब होने पर उसकी भरपाई की जा सके। लेकिन फसल बीमा बंद होने के चलते किसानों की वजीहत बढ़ चुकी है। उनका कहना है कि पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र में 35 से 85 हजार रुपए प्रति हेक्टेयर मिलते हैं, लेकिन एमपी में बुरहानपुर के किसानों को इसका फायदा नहीं हो रहा। बीमा जहाँ तक हो 15 दिन में किसानों की केला फसल के बीमे की कार्रवाई शुरू हो, और अगर नहीं होती है तो हम गांव-गांव जाकर रेडियो के माध्यम से चुनाव का बहिष्कार करेंगे और किसी भी दल को, किसी पार्टी को वोट नहीं देंगे। वैसे तो हर साल की तस्वीर यही है, लेकिन इस बार तो गर्मी के दिनों में बेमौसम बारिश और तेज हवा आंधी की ऐसी मार पड़ी कि फसल चौपट ही हो गई। इधर चुनावी साल की नजाकत को देखते हुए बीजेपी और कांग्रेस दोनों के जनप्रतिनिधि खेतों की तरफ रुख कर चुके हैं और कलेक्टर ने भी अधिकारियों के साथ खेतों का दौरा किया और सर्वे रिपोर्ट बनाने को कहा। जो कुछ 4-5 दिन पहले नुकसानी हुई है उसमें ज्यादातर नुकसानी उन जगहों पे हुई है जहाँ पे पूर्ण की नुकसानी नहीं थी। दो कुछ एरियाज अपने सेम हुए हैं, खकनार में और बुरहानपुर नगर तहसील में सबसे ज्यादा नुकसानी हुई है। उसमें भी आवास में ज्यादा नुकसानी हुई है और फसल की कम रही है, और उसकी भी RBC 6 के प्रकरण बना के लगाए जा रहे हैं। दरअसल बैंक और सोसाइटी से कर्ज लेकर किसानों ने दिन रात की मेहनत से फसल तैयार की। उम्मीद थी कि पैदावार अच्छी होगी और दाम भी अच्छा मिलेगा, लेकिन बेमौसम बारिश और आंधी ने सब तबाह कर दिया। हालांकि चुनावी साल होने के चलते राजनीतिक दल सक्रिय हो चुके हैं, लेकिन देखना ये है कि लंबे चौड़े बातों का पिटारा हरदम साथ रखने वाली पार्टियां क्या इन किसानों को मुआवजा या सहायता दिला पाएंगी, या फिर एक बार फिर से ये वादा ही बनकर रह जाएगा। न्यूज़ 18 के लिए बुरहानपुर से गणेश कुमार बाविस्कर की रिपोर्ट। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।